तो ये बड़ा सवाल है, आप क्यों भगवान की सेवा सदियों से करते आए? आप भगवान की सेवा नहीं करते आए, आप धन की सेवा करते हैं। मोटी लूट चल रही है, केदारनाथ में अरबों का सोना पीतल बना दिया, कहाँ गया वो सोना, कौन ले गया? ये जानने का हक पूरे देश को है, ये बड़ा सवाल है। तो वहाँ भी तो भगवान की सेवा पुजारी ब्राह्मणी कर रहा है ना, और सोना लेके भाग गया, कौन लेके भाग गया उसको पता नहीं। जब ये पूरा समाज इस सच को जान चुका है कि भगवान के नाम पर जो आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, जो देश का सबसे बड़ा उद्योग है धर्म, उस पर ब्राह्मण जो एक तरफा अपना कब्जा जमाए रहना चाहता है, इसलिए कभी भगवान की आड़ लेता है, कभी धन की आड़ लेता है, कभी राष्ट्रवाद की आड़ लेता है, कभी देवी देवताओं की आड़ लेता है, और अपने उस जो लेयर है उसको सुरक्षित रखना चाहता है। आज समय की मांग है कि भगवान की सेवा का अवसर सभी को दिया जाए। ब्राह्मण कब तक अकेला सेवा करेगा, हम उसकी चिंता भी कर रहे हैं। कब तक बेचारा एक समाज कब तक भगवान की जिम्मेदारी लेगा? जहाँ तक धर्म की रक्षा का सवाल है, तो कहाँ तक उन्होंने धर्म की रक्षा की हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने की है तो अकेले वो क्यों करें? इस देश में और भी जातियाँ रहती हैं, वो भी धर्म की रक्षा करेंगे, सब मिलके करेंगे, है ना। तो उसके लिए जरूरी ये है कि पहले उनको वहाँ बिठाया जाए, कहाँ? मंदिरों में पुजारी बनाया जाए, मुख्य ट्रस्टी बनाया जाए, उनको स्वीकार किया जाए, तब जाकर के आप बात। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये हाईवे, यहाँ पर ही मैं इस समय हूँ, और आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ में मंडल यात्रा को लेकर के चल रहे साथी हैं। और आइए हम जानेंगे कि ये मंडल जो यात्रा है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रही है, और क्या मंडल यात्रा को लेकर के ऐसा विशेष क्या कर रहे हैं। आपने पहले 90 के दशक में मंडल यात्रा देखी होगी, और मंडल यात्रा के दौरान ही आपने कमंडल यात्रा भी देखी होगी, और उसी मंडल को लेकर के कुछ हैं जो साथी जो मंडल यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। आइए कैमरामैन थोड़ा बातचीत करते हैं कि ये जो आप मंडल यात्रा लेकर के चल रहे हैं, ये कब से आपके मन में विचार आया, और कहाँ से लेकर के चले थे, और किन किन बातों को लेकर के चल रहे हैं, और कौन कौन से प्रदेशों से? पहले आपके दर्शकों का आभार, और जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। मंडल यात्रा जातिवाद जनगणना की मांग को लेकर के हमने शुरू की हुई है। वैसे तो ये यात्रा हमने 16 अगस्त 2021 को शुरू की थी। पहली यात्रा जयपुर से दिल्ली, उसके बाद 2021 में सितंबर अक्टूबर में दूसरी यात्रा बक्सर से पटना पैदल यात्राएं की थी। ये तीसरी यात्रा का कार्यक्रम है जो 25 अगस्त 2022 को मुरहो बिहार से बीपी मंडल साहब, जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और पिछड़ों के मसीहा, वंचितों के मसीहा हैं, उनके समाधि स्थल, उनके गांव, उनके घर से हमने इस यात्रा की शुरुआत की, उनकी जयंती के दिन 25 अगस्त 2022 को। और बिहार के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में 26 मई से नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के समाधि स्थल सैफई से ये यात्रा चली है। अब 17 फरवरी 2024 तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में पूरे में जिले में हर जिले में जाएगी, गांव में जाएंगे हम, और हर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाने का प्रयास करेंगे। वहाँ अपने लोगों को जातिवाद जनगणना के विषय में समझाने का प्रयास करेंगे, जागरूक करने का प्रयास करेंगे। मंडल कमीशन की जो सारी सिफारिशें हैं, उनके क्या लाभ है उनके लिए, अगर लागू हो जाती हैं तो किस तरह का परिवर्तन उनके जीवन में आएगा, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी, एससी, एसटी, पछमानदा समाज को उनका हक हिस्सेदारी मिले, उसके लिए ये प्रयत्न है पूरा। और 17 फरवरी 2024 को इस यात्रा का समापन लखनऊ के अंदर होगा। उसी दिन से हम लखनऊ में स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और ये आंदोलन अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम लोग अनवरत वहाँ आंदोलन स्थल पर डटे रहेंगे। इसको लेकर के पूरी तैयारी है। तो जैसे मंडल यात्रा आप लेकर के चल रहे हैं, और आप देखेंगे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो करके आए हैं, उसके बाद में आपने उत्तर प्रदेश में इस समय आए हुए हैं, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित पिछड़ी जातियां, क्या उनका सहयोग मिल पा रहा है? जहाँ हमारे लोग जागरूक हैं, वो लोग सहयोग कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी जहाँ जागरूक हमारे लोग नहीं हैं, वहाँ उतना सहयोग नहीं होता है। और जहाँ तक अभी जो बात है, जैसे सहयोग की बात जब होती है तो लोग फाइनेंशियल सहयोग की बात करते हैं, रहने खाने की व्यवस्था की बात करते हैं। तो अभी देखिए, पे बैक टू सोसाइटी की भावना पिछड़ा वर्ग के अंदर उतनी नहीं है, तो वो सहयोग उस हिसाब से नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, पर उस तरह से सहयोग नहीं होता है। उस पूरे मूवमेंट को हम लोग अपने खर्च से, और कुछ जो है हमारे जो जागरूक साथी हैं, कुछ सहयोगी हैं,
उन लोगों के सहयोग से उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और भी लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं, जिनसे मैं मिला नहीं या कभी बात नहीं किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानते भी हैं, तो सोशल मीडिया पर सूचना पा करके भी वो अपने स्तर से थोड़ा बहुत सहयोग जो भी उनकी क्षमता है कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इसको लगातार प्रयास कर रहे हैं 17 फरवरी 2024 तक चला करके आंदोलन में बदलने का। तो जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जातियां गिनाने से क्या फ़ायदा होगा और आप इनको जातियों में क्यों तोड़ना चाहते हैं, जबकि आप पर ये लगाया जाता है कि हिंदू है, एक है, तो आप उसको जातियों में तोड़ने के लिए क्यों कायास कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये हिंदू एक है ये मतलब एकदम बकवास है, ठीक है। हिंदू कौन है, सवाल ये है, हिंदू कौन है। जब परसों की बात है, 2 दिन पहले जब राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो वहाँ पर जो मंदिर हैं वहाँ के, उनमें 22 पुजारियों की नियुक्त करते हैं, जिनमें गैर ब्राह्मण पुजारी हैं, जिसमें जाट है, अहीर है, बलाई है, पटेल है, और मीणा है, मेघवाल है, और न ऐसी जातियाँ जो ओबीसी SC ST समाज से आती हैं। तो आप देखिएगा कि ब्राह्मण समाज के लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम एक होकर रहेंगे, ठीक है, वही लोग इन पुजारियों की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हिंदू कौन? इस हिसाब से अगर हम मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते हैं तो स्पष्ट हो जाता है, हमारे मंदिर के पुजारी बनने का जब विरोध होता है तो स्पष्ट हो जाता है कि हम हिंदू तो नहीं है, इसीलिए विरोध हो रहा है। अगर हम हिंदू होते तो उनको खुशी होती, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस कदम का, सरकार के इस कदम का स्वागत करते कि भाई हिंदुओं को बनाया जा रहा है, जाति भेदभाव मिटाया जा रहा है, जो एक रहता था कि केवल ब्राह्मण ही बनेगा, उसको ख़त्म करके सारे हिंदुओं को पुजारी बनाने का काम किया जा रहा है। तो अब सवाल ये, जैसे आपका है कि जाति बाद में बांटने का सिस्टम देश को तोड़ने वाला जो आरोप रहता है, तो कौन तोड़ रहा है देश को? जातियों में देश को कौन बांट रहा है? भेदभाव, नफरत, हिंसा कौन फैला रहा है? हम लोग जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, हम राष्ट्रहित की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रहित की मांग ऐसे है कि जब तक सेंसस नहीं होगी, आंकड़े नहीं आएंगे, संख्या का पता नहीं चलेगा, और समाज में, देश के अंदर किस समाज की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, व्यवसायिक स्थिति क्या है, जब तक ये सारे आंकड़े नहीं आएंगे, नौकरियों में किसका क्या प्रतिशत है, ये सारे आंकड़े जब तक नहीं आएंगे, तब तक किसी भी समाज के लिए योजना, पॉलिसी ना मेकिंग की जा सकती, ना उसको लागू किया जा सकता है। पॉलिसी को बनाने के लिए, किसी भी समाज के उत्थान के लिए आंकड़े होना जरूरी है, और आंकड़ों के साथ साथ में किस समाज को कितने स्तर पर किस चीज़ की आवश्यकता है, वो कितना पिछड़ा है। अगर एजुकेशन की पॉलिसी बनानी है किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो कौन वो समाज एजुकेशन में कितना पिछड़ा है, कितने लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ लोग हैं, और उनको पढ़ाने के लिए कितने फंड की आवश्यकता होगी, या कितने विद्यालय की आवश्यकता होगी, टीचर्स की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ें आंकड़ों से डिसाइड होंगी। तो जब आंकड़ा आएगा, आंकड़ों के हिसाब से पॉलिसी बनेगी, सभी समाजों को उनकी भागीदारी मिलेगी, उनका हक मिलेगा, उनको आगे मुख्य धारा में लाने का जब प्रयास होगा, समाज, देश के उत्थान में उनकी भूमिका होगी, तब जाकर के एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा। और जो ये कहते हैं ना, कथित राष्ट्रवादी जो लोग हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु मेरे भाई ऐसे नहीं बनता है कि ब्राह्मण है वही केवल पूजा करेगा मंदिर में पुजारी बन करके। तो उनका तो ये एक कहना है कि जो इसमें इन्होंने, जो आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, गहलोत सरकार की, तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो ब्राह्मण है वो सदियों से भगवान की पूजा अर्चना करता आया है, धर्म की रक्षा करता आया है, और धर्म के कार्य में हमेशा से लगा रहा है, तो उसका हक बनता है उस पर। तो फिर क्यों आपने इतने सारे जातियों के लोगों को इसमें इकट्ठा किया, क्यों पुजारी बना रहे हैं? क्योंकि इसमें जो हक है वो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का हक कैसे है? क्या भगवान जो है वो स्पेशल ब्राह्मणों की सुनता है, या ब्राह्मणों का है, या फिर ब्राह्मण जो है वो भगवान का एजेंट है? आखिर ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण इतने सालों से पूजा अर्चना करता आया है, जो कह रहा है, तो वो इसलिए करता आया है कि वहाँ भगवान के नाम पर एक मोटा धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पर मोटी लूट चल रही है। केदारनाथ में अरबों का सोना,
पीतल बना दिया, कहाँ गया वो सोना, कौन ले गया, ये जानने का हक पूरे देश को है, ये बड़ा सवाल है। तो वहां भी तो भगवान की सेवा पुजारी ब्राह्मण ही कर रहा है ना, और सोना लेके भाग गया, कौन लेके भाग गया उसको पता नहीं। तो ये बड़ा सवाल है, आप क्यों भगवान की सेवा सदियों से करते आए? आप भगवान की सेवा नहीं करते आए, आप धन की सेवा करते आए हैं। और आज जब ये पूरा समाज इस सच को जान चुका है कि भगवान के नाम पर जो आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, जो देश का सबसे बड़ा उद्योग है धर्म, उस पर ब्राह्मण जो एक तरफा अपना कब्जा जमाए रहना चाहता है, इसलिए कभी भगवान की आड़ लेता है, कभी धन की आड़ लेता है, कभी राष्ट्रवाद की आड़ लेता है, कभी देवी देवताओं की आड़ लेता है, और अपने उस जो लेयर है उसको सुरक्षित रखना चाहता है। आज समय की मांग है कि भगवान की सेवा का अवसर सभी को दिया जाए। ब्राह्मण कब तक अकेला सेवा करेगा, हम उसकी चिंता भी कर रहे हैं। कब तक बेचारा एक समाज, कब तक भगवान की जिम्मेदारी लेगा? जहाँ तक धर्म की रक्षा का सवाल है, तो कहाँ तक उन्होंने धर्म की रक्षा की हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने की है तो अकेले वो क्यों करें? इस देश में और भी जातियाँ रहती हैं, वो भी धर्म की रक्षा करेंगे, सब मिलके करेंगे, है ना। तो उसके लिए जरूरी ये है कि पहले उनको वहाँ बिठाया जाए, कहाँ? मंदिरों में पुजारी बनाया जाए, मुख्य ट्रस्टी बनाया जाए, उनको स्वीकार किया जाए, तब जाकर के आप बात करें आगे की। आप तमाम इस मंडल यात्रा में, आप एक बार कैमरामैन दिखाइए कि बिंदेश्वरी मंडल, बीपी मंडल, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले, अबुल कयूम अंसारी और विजय सिंह पथिक, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, काशीराम स्वामी ब्रह्मानंद, पेरियार रामास्वामी नायकर, सोनेलाल पटेल, फूलन देवी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम बड़े महापुरुषों को लेकर के ये चल रहे हैं। तो क्या है ऐसा कि जो आप इतने तमाम महापुरुषों को हम इस पोस्टर पर देख रहे हैं, इन किताबों में कम देखने को मिलते हैं, तो कितना जो दलित पिछड़ा समाज है वो इन महापुरुषों के बारे में कितना जानता है? जैसे आप घूमे हैं तो क्या लगा आपको? देखिए, अगर ये महापुरुषों का जो संघर्ष है और जो उन्होंने कार्य किए हैं समाज के उत्थान, राष्ट्र के उत्थान के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए, और राष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर जो गंदगी भरी हुई थी उसको साफ करने का जो काम किया, देश को मानवता का पाठ पढ़ाने का जो काम किया, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को न्याय दिलाने का, सम्मान दिलाने का जो काम किया, अगर उस काम को, इन महापुरुषों को स्कूली चैप्टर्स में, पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया होता तो आज हमें इस तरीके से इनको लेकर के घूमने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस पे भी हैं, उधर पीछे दूसरी तरफ और महापुरुष हैं, काशीराम साहब हैं, अन्य महापुरुष हैं, सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये इसलिए हम लेके चल रहे हैं ताकि हमारे लोग पहचानें, नाम पढ़ें, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बताएं कि इन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, तब आज आपको ये जो अच्छा खाना है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, कहीं भी आप चाय पी ले रहे हो, कहीं भी आप बैठ जा रहे हो, कहीं भी आप बातचीत कर रहे हो, अपने अच्छे बुरे की जो सोच रखते हो, वो इनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की वजह से है। नहीं तो आज हमारा जीवन जो 1900 से पहले या देश की आज़ादी से पहले जो था, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि एक समय था जिसको ये रामराज बोलते हैं या स्वर्णिम राज बोलते हैं, स्वर्णिम युग बोलते हैं। उस युग में एक शूद्र को मंत्र पढ़ने पर उसका हत्या कर दिया जाता था, शिक्षा देने पर। अगर सुन लेता था तो कान में शीशा पिघला के, ये सब चीज़ें हमने सुनी है, ठीक है। तो अगर ऐसा उस समय था तो आप सोचिएगा, अगर ये महापुरुष नहीं होते तो आज हम और आप इस जगह पर खड़े होकर के ये डिबेट नहीं कर रहे होते कि मंडल यात्रा, या हम मंडल यात्रा लेके नहीं चल रहे होते, कुछ भी हो सकता था। ये महापुरुषों का संघर्ष है और उनका कारवा है, उनके कारवे को हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे आगे नहीं जा सकते, लेकिन हमारा प्रयास है कि हमारे महापुरुषों ने कारवा को जहाँ ला के खड़ा किया है, कम से कम हम इसको इतना कस के पकड़ लें कि यहाँ से अगर आगे ना ले जा पाए तो पीछे न जाने दें। एक बड़ा सवाल अनिरुद्ध सिंह बिद्दोई जी, मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि अब तक भारत रत्न 48 मिले हैं, उस 38 में से तथाकथित लोगों को 30 मिले हैं, जैसे ब्राह्मण समुदाय को 30 मिले हैं। चलिए, भारत रत्न की बात होती है, उसमें से एक जो दलित हैं उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कुछ ईसाइयों को मिले हैं, कुछ पारसियों को मिले हैं, कुछ मुस्लिमों को भी मिले हैं, पिछड़ों को बहुत कम देखने को आते हैं। आपने ये तमाम फोटो लगा रखे हैं, बिंदेश्वर ई प्रसाद मंडल, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज या मास्टर काशीराम या जगदेव बाबू, स्वामी ब्रह्मानंद, पेरियार, सोनेलाल पटेल, फूलन देवी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आज तक
आपके जितने आपने फोटो लगा रखे हैं, तो ऐसा क्यों है, क्यों दलित पिछड़े समाज में जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया? क्या भारत रत्न पे मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि इनका हक नहीं बनता है, या इन्होंने इतना संघर्ष नहीं किया है, या क्या आप देखते हैं कि इसमें आज तक जो ब्राह्मण समाज को ही अब तक मिलता रहा है, ये दलित पिछड़े जो महापुरुष रहे उनको भारत रत्न आखिर क्यों नहीं मिला या दिया नहीं गया? देखिए, दरअसल भारत रत्न जो है वो ब्राह्मण रत्न बन के रह गया है। भारत के जो वास्तविक असली रत्न हैं, उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिन्होंने भारत के बदलाव के लिए, भारत की उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, सामाजिक सुधार के लिए जिन्होंने काम किए, उनको भारत रत्न इसलिए नहीं दिया गया कि वो उनके हिसाब से निम्न जाति से आते हैं। ठीक है, आपको याद हो, आपने सुना हो एक किस्सा, जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय दुर्घटनावश रिफाइनरी में तेल का रिसाव हो गया और गंगा में वो तेल चला गया। तमाम चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, तमाम लोग आए, तो आग लग गई तेल में। तो एक स्वामी, एक क्या नाम जो था उसका, एक ब्राह्मण था सदन में, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग लगेगी। आप सोचिएगा उनके अंदर कितनी बड़ी पीड़ा होती है जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, कितनी बड़ी पीड़ा होती है जब आप उनसे आंख पे आंख मिला के बात करते हैं। और ये देन इन अनमोल रत्नों की है, इन भारत रत्न की है, जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। जी, आप देख रहे हैं कैमरामैन, एक बार मैं दिखाता हूं कि ये जो मंडल यात्रा चल रही है वो किन किन मुद्दों को लेकर के चल रही है, एक बार में, और कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो इस पर लिखे हुए हैं, एक बार मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। साथियों देखिए, ये सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरा, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू हों। तीसरा, लेटरल एंट्री, क्रीमी लेयर, कॉलेजियम सिस्टम निजीकरण बंद हो। चौथा पॉइंट है न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, लोकसभा, विधानसभा तथा प्रमोशन में आरक्षण लागू हो। फिफ्थ पॉइंट है आपका बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सालाना व्यावसायिक लोन में ओबीसी, एससी, एसटी कोटा लागू हो। किसानों के लिए बिना शर्त 25 लाख तक बिजनेस लोन व कानून हो, बिजनेस लोन का कानून हो। सातवां पॉइंट है अति पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए एससी एसटी एक्ट की तरह ही प्रभावी अत्याचार निवारण कानून बनाए। तो ये सब मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर के ये मंडल यात्रा चल रही है। कहीं ना कहीं ये प्रभावी बिंदु हैं जिनको लेकर के सभी जो दलित पिछड़ा समाज है उसको सोचना चाहिए और उसको आगे आना चाहिए। और जो इतनी हिम्मत कर रहे हैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, तो जब तक अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जैसे जो सड़कों पर नहीं आएंगे युवा, तब तक पिछड़े समाज में आपको जागृति देखने की नहीं मिलेगी। और आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि किस तरीके से सरकारी पदों की सभी भर्तियों में जहां पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, वहीं पर आज 27% की जगह पर कहीं पर 3%, कहीं पर 4%, कहीं पर 10% देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जहां 10% कोटा लगता है, वहीं पर उनको 15%, 20% तक देखने को मिलता है। मैं ज़्यादा लंबी बात ना लेकर के आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के भी ग्राम विकास अधिकारियों की जो भर्तियां थी 1468, उसमें 139 पोस्ट पिछड़े समाज को मिली थी, जबकि 400 के करीब पोस्ट होनी चाहिए थी। और इसी तरीके से आप सो रहे हैं, जिसके कारण आपका जो हक अधिकार है, जो आपके बच्चों का जो भविष्य है, आज दांव पे लगा हुआ है। इसलिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना की अगर मैं बात करूं तो जातिगत जनगणना से क्या होगा? यदि जातिगत जनगणना से यह पता लग जाए कि कौन सी कम्युनिटी ने के पास में कितना धन है, कितने पैसा है, या उसका पता चल जाए, यदि पता चल जाता है कि पिछड़े समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो चुकी है, तो आप पिछड़े समाज को भी आरक्षण ना दें। लेकिन एक बार पता तो कीजिए कि इस समय भारत में 1931 के बाद में जातीय जनगणना नहीं हुई है, तो पता तो चले इतने सालों बाद क्या हुआ है, क्या देश की स्थिति है। तो आपको ये समझना होगा। और पूरे समुदाय को, जो एससी एसटी, जो दलित पिछड़ा समाज है, यहाँ तक कि सवर्ण समाज भी यदि चाहता है, अगर ये आवाज़ उठ रही है, तो वो भी जातिगत जनगणना का समर्थन करे और जातिगत जनगणना कराए। आपको जातियाँ आपने बनाई, उनको गिनने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन के साथ और मंडल यात्रा के साथ में और भी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। साथियों नमस्कार,
जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।